इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर एक छोटी सी बहुत ही खूबसूरत जगह गोवा, आज जिसे हम बीचेस, म्यूजिक और फ्रीडम के लिए जानते हैं, कभी यहाँ लोगों के पास फ्रीडम बिल्कुल जीरो थी। एक ऐसा समय था जब गोवा के लोगों पर इतनी पाबंदी थी कि अगर किसी को शादी का कार्ड भी छपवाना होता था तो पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। आवाज उठती तो गोली मिलती थी। कल्पना करो, आजादी का सपना देखना भी जुर्म था। ब्रिटिश चले गए, फ्रेंच चले गए, लेकिन एक यूरोपियन देश था जिसे लगता था गोवा हमेशा उनका रहेगा। आज हम बात करेंगे कि कैसे गोवा आजाद हुआ और क्या वहां के लोग इंडिया में मिलना भी चाहते थे। क्या ये फोर्सफुल एनेक्सेशन था या पीपल टू पीपल मर्जर था। पुर्तगाल पहला यूरोपियन देश था जिसने कॉलोनिज्म की शुरुआत की। 1505 में पुर्तगालियों ने कोची पर कब्जा किया। उसी साल फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को इंडिया का पहला पुर्तगीज गवर्नर बनाया गया और उसने कोचीन में पहला पुर्तगीज फोर्ट बनवाया। पुर्तगीज की निगाहें थी भारत के मसालों पर। उस समय भारत का सबसे बड़ा स्पाइस ट्रेड इसी रीजन से होता था। इसी वजह से कोचीन के बाद उनका अगला टारगेट बना गोवा। 1510 में पुर्तगीज गवर्नर अफोंसो दी अल्बुकुर्क 23 शिप्स और लगभग 1200 सोल्जर्स के साथ गोवा के वेस्टर्न कोस्ट पर पहुंचा। उसे लोकल अलाई तिमाया का सहयोग मिला और दोनों ने मिलकर बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह की सेना को हरा दिया। इस तरह फरवरी 1510 में पहली बार गोवा पर पुर्तगीज ने कब्जा किया, लेकिन मई 1510 में बीजापुर की सेना ने गोवा वापस ले लिया। लेकिन अल्बुकुर्क ने हार नहीं मानी और नवंबर 1510 में फिर से अटैक किया और इस बार गोवा पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। इस तरह 25 नवंबर 1510 को गोवा पूरी तरह पुर्तगाल के अधीन चला गया और गोवा 451 सालों तक पुर्तगाल के अंडर रहा। वो सबसे पहले भारत में आए और सबसे आखिरी में गए। पुर्तगीज ने कोचीन, कैलिकट, कनानौर, गोवा, बॉम्बे, वसई, दमन और दीव पर कंट्रोल जमा लिया। गोवा, दमन, दीव और दादरा नगर हवेली मिलकर इस्तादो दे इंडिया यानी पुर्तगीज इंडिया कहलाते थे। कोचीन उनका छोटा एरिया था, लेकिन गोवा उनके लिए स्ट्रेटेजिक और बड़ा सेंटर बन गया, इसलिए गोवा को उन्होंने अपनी पावर कॉलोनी बना लिया। भारत के अलावा पुर्तगीज ने मलक्का, ईस्ट तिमोर, पर्शियन गल्फ, मकाऊ, चाइना और इंडोनेशिया, जापान के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा किया। गोवा को उन्होंने वाइस किंगडम ऑफ एशिया डिक्लेयर किया, मतलब एशिया में उनका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। इसीलिए उन्होंने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट गोवा में ही किया। जब पूरे भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो गोवा के लोग भी अपनी आजादी की मांग करने लगे। 1920s में एक लीडर उभर के आए, टीबी कन्हा। उनको फादर ऑफ गोवन नेशनलिज्म कहा जाता है। उन्होंने 1928 में गोवा नेशनल कांग्रेस बनाई। वो फ्रांस में पढ़ाई करके वापस गोवा आए थे और गोवन समाज को जागरूक किया कि पुर्तगीज रूल हमारे लिए नुकसानदायक है। कन्हा ने बॉम्बे और इंडिया में गोवन कम्युनिटी को यूनाइट किया, गोवा की आजादी के मूवमेंट को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया। इनके अलावा कई और पॉलिटिकल ग्रुप्स भी उभर के आए जिनका एक ही गोल था, गोवा की आजादी। लेकिन उस समय गोवा में बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं थी। प्रेस सेंसरशिप इतनी ज्यादा थी कि अगर कोई शादी का कार्ड भी छपवाना चाहे तो उनको पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था। जो भी प्रोटेस्ट होता था उसे ब्रूटली सप्रेस कर दिया जाता था, लोगों पर गोलियां चला दी जाती थी और कई एक्टिविस्ट्स को अंगोला या पुर्तगाल की जेल्स में भेज दिया जाता था। इस ब्रूटल सप्रेशन की वजह से मूवमेंट्स थोड़े समय के लिए दब गए। फिर 1946 में एक और लीडर उभर के आए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उन्होंने 18 जून 1946 को मारगांव में एक हिस्टोरिक पब्लिक मीटिंग बुलाई, जहां उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस का ऐलान किया। ये उस समय एक बड़ा स्टेप था क्योंकि पुर्तगीज हुकूमत ने पब्लिक मीटिंग्स पर रोक लगा रखी थी। इस मूवमेंट से गोवन लोग जागृत हुए और उन्होंने अपने अधिकार के लिए हौसला दिखाया। लेकिन डॉक्टर लोहिया को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उनका संघर्ष गोवा के लोगों को एक नई शक्ति दे गया। उन्होंने कहा था कि आजादी के लिए दिल्ली या यूएनओ के भरोसे मत रहो, तुम्हारी आजादी तुम्हारे ही हाथ में है। फिर 1947 में ब्रिटिश चले गए और भारत आजाद हो गया।
इसके बाद नेहरू गवर्नमेंट ने फ्रांस और पुर्तगाल से बातचीत शुरू की इंडिया की टेरिटरी छोड़ने की। फ्रांस के पास पौंडीचेरी था जिसे उसने 1954 में शांति से छोड़ दिया, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा छोड़ने से साफ मना कर दिया। पुर्तगाल ने कहा कि गोवा हमारी कॉलोनी नहीं बल्कि पुर्तगाल का ही एक इंटीग्रल पार्ट है, बस ज्योग्राफिकली दूर है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम भारत को गोवा दे देंगे तो गोवन कैथोलिक्स के साथ हिंसा होगी। इस पर इंडिया ने जवाब दिया कि ब्रिटेन के जाने के बाद भी भारत में किसी भी क्रिश्चियन के साथ कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई, और जबकि गोवा की 60% पॉपुलेशन हिंदू थी। इस तरह बातचीत से कोई सॉल्यूशन नहीं निकला और दोनों देशों के रिलेशंस खराब होने लगे। 1953 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए गए। पंडित नेहरू अहिंसा के पक्ष में थे। उनका मानना था कि डिप्लोमेसी से गोवा को आजाद कराया जा सकता है, लेकिन कुछ लोकल ग्रुप्स थे जो गुलामी बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे थे। दो मेजर ग्रुप्स थे, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवंस और आजाद गोमंतक दल, जिन्होंने हथियार उठा लिए और 1954 में दादरा नगर हवेली को आजाद करा लिया। अब बचे थे गोवा, दमन और दीव। फिर 1955 में गोवा में एक पीसफुल सत्याग्रह हुआ, लेकिन उस पर भी गोलियां चला दी गई और 30 प्रोटेस्टर्स की मौत हो गई। इस ब्रूटल एक्ट से भारत सरकार गुस्से में आ गई और गोवा, दमन एंड दीव पर इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया। फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब कुछ बंद कर दिया गया। पुर्तगाल पर प्रेशर तो पड़ा, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने से फिर भी मना कर दिया। फिर साल आता है 1961। इस समय भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे वीके कृष्णा मेनन। वो बहुत ही अग्रेसिव लीडर थे और वो पहले डिप्लोमेट भी रह चुके थे। उन्होंने एक बार कहा, हमने कभी नहीं कहा कि हम गोवा को पाने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। उनके इस बयान के बाद वेस्टर्न मीडिया ने उनकी बहुत आलोचना की। यूएसए की टाइम मैगजीन ने तो उनको स्नेक चार्मर तक कह दिया। दूसरी तरफ गोवा के अंदर भी कुछ रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स एक्टिव हो रहे थे, जैसे आजाद गोमंतक दल और गोवा लिबरेशन आर्मी, जो पुर्तगीज फोर्सेस पर लगातार अटैक कर रहे थे। फिर एक मेजर इंसिडेंट होता है 24 नवंबर 1961 को। एक पैसेंजर बोट साबरमती जो कोचीन जा रही थी, उस पर पुर्तगीज फोर्सेस ने अटैक कर दिया। इस अटैक में कुछ पैसेंजर्स मारे भी गए और यही बना ट्रिगर पॉइंट। भारत सरकार ने इस पॉइंट पर आकर डिसाइड किया ऑपरेशन विजय लॉन्च करने का। मेजर जनरल केपी कंदेत ने ऑपरेशन विजय की कमांड संभाली और 17 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन शुरू हुआ। भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर पार्ट लिया। इंडियन आर्मी ने 3 साइड से अटैक किया और जब इंडियन आर्मी एडवांस कर रही थी तो पुर्तगीज ने ब्रिजेस तोड़ने की कोशिश की ताकि इंडियन आर्मी अंदर ना घुस सके, लेकिन गोवा लिबरेशन आर्मी ने उनका प्लान फेल कर दिया और सिर्फ 36 घंटों के अंदर पुर्तगीज फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया और पुर्तगीज गवर्नर जनरल वसालो ई सिल्वा ने फाइनली सरेंडर साइन किया और इस तरह 451 साल पुराने पुर्तगीज रूल का अंत हो गया। साथ ही दमन और दीव भी आजाद हो गए। 19 दिसंबर को हर साल गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। गोवा तो भारत ने आजाद करा लिया, लेकिन एक और चैलेंज सामने था, यूएसए एंड यूएन के सैंक्शंस, क्योंकि उस समय इंडिया की इकोनॉमिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी। वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया के इस स्टेप को कंडेम किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसए ने इंडिया पर सैंक्शंस लगाने का प्रपोजल दिया, लेकिन यूएसएसआर ने इसको वीटो कर दिया और यहीं से शुरू हुई इंडिया यूएसएसआर की दोस्ती। यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी भी सामने आई। जो वेस्टर्न कंट्रीज डेमोक्रेसी की बात करती थी, वही गोवा के डेमोक्रेटिक लिबरेशन का विरोध कर रही थी। वो चाहते थे कि पुर्तगीज का कॉलोनियल रूल गोवा पर लगातार बना रहे। उनकी हिपोक्रेसी यहाँ पूरी तरह से सामने आ गई। अब क्वेश्चन था कि भारत ने गोवा की टेरिटरी को तो इंडिया में शामिल कर लिया, बट क्या वहां के लोगों के दिलों को अपने साथ जोड़ पाए? इसका आंसर है जी हाँ। गोवा के लोग बहुत खुश थे जब इंडियन आर्मी गोवा के सड़कों पर घुसी, क्योंकि वो सब इंडिया से जुड़ना चाहते थे और इस तरह गोवा भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। आजादी के बाद गोवा को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। फिर 1967 में रेफरेंडम हुआ जिसमें गोवंस ने महाराष्ट्र से मिलने का आइडिया रिजेक्ट कर दिया
और आखिरकार 1987 में गोवा को फुल स्टेटहुड मिल गया। आज गोवा भारत का एक वाइब्रेंट कल्चरल और टूरिस्ट हब है, जहां हेरिटेज, हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है।